कल नरेंद्र नगर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। बैठक को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे सीएम योगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कल होंगे शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे सीएम योगी। जागेश्वर धाम में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोलीकांग में जवानों से भी करेंगे मुलाकात। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा। तीर्थयात्रियों की संख्या में बनाया नया रिकॉर्ड। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही 46 लाख से अधिक पहुंचा आंकड़ा। 2022 में सर्वाधिक 46,27,000 यात्रियों ने किए थे दर्शन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। टिहरी के नरेंद्र नगर में 7 अक्टूबर को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। खबर देहरादून से, जहां 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दून दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट किया गया है। पुलिस लाइन में डीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल की सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी प्वाइंट पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। साथ ही ड्यूटी के दौरान फोन में बिजी न रहने की हिदायत भी दी गई और वीआईपी रूट प्रभारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से पहले ही रूट का निरीक्षण कर लें। कमी होने पर कार्यदायी संस्थान को बताएं। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर और जिसकी तैयारियां चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही अन्य प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है इसमें कर्मचारियों की और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। लक्सर के खंड विकास कार्यालय में मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कल्पना सैनी ने कहा कि वह क्षेत्र की जनता और ग्राम प्रधानों के बीच एक सहयोगी के रूप में उपस्थित हुई हैं और इस दौरान क्षेत्र के कई ग्राम प्रधानों और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि नहीं हूं मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपने प्रधानों की सहयोगी हूं, अपने प्रशासन की सहयोगी हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि वहां पर एक अमृत वाटिका बनेगी, उसमें पूरे देश की मिट्टी सम्मिलित होगी। पूरा देश अपने उन शहीदों को अपनी मिट्टी देकर श्रद्धांजलि देगा। युवा वहां कलश लेकर के पहुंचेंगे, उस मिट्टी को कर्तव्य पथ पर डाला जाएगा और वहां पर एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा। महिला मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत देवप्रयाग से होगी, जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला ने बताया कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत देवप्रयाग से हो रही है और इस दौरान बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा। अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, उसको लेके मैं हर जिले में जाके एक न्याय यात्रा, महिला स्वाभिमान की यात्रा
महिला स्वाभिमान के लिए एक सम्मेलन में जिले वाइज अभी शुरू कर रही हूँ और इसमें देवप्रयाग से शुरू कर रहे हैं। देवप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊं की तरफ जाऊंगी। और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी, वो वीवीआईपी कौन है, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस सरकार की पोल खोलने का काम हम इस आंदोलन के दौरान। लोहाघाट के सुई गांव में पूर्व सैनिक कोच मैंक ओली ने नई पहल की शुरुआत की है। मैंक ओली लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को अग्निवीर, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। पूर्व सैनिक कोच मैंक ओली ने बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र के युवाओं और युवतियों को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग बिना किसी सरकारी मदद के दे रहे हैं। उनके ट्रेंड किए हुए 72 युवा इस समय भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों में देश की सेवा कर रहे हैं। सोलानी नदी शमशान घाट समिति के संरक्षक एवं प्रमुख समाजसेवी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वैदिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि मरने के बाद उसके परिजन धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करें, ताकि उस आत्मा को पितृलोक में स्थान मिल सके। समिति ने ऐसे लोगों के शवों की अस्थि कलश शामिल किया गया है जिनके परिजनों को अपने ही मृत्यु का पता नहीं लग पाता। इस वर्ष 22वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा का आयोजन 7 अक्टूबर को शहीदी पार्क ITO नई दिल्ली से आरंभ होगा, जो रुड़की में पहुंचेगी। सेवा समिति के संयोजक दिनेश भारद्वाज ने बताया कि इस यात्रा में 5000 से अधिक अस्थियां लाई जा रही, जिनमें 300 से अधिक पाकिस्तान से लाई गई हैं और बालासोर रेल दुर्घटना में मारे गए सभी अज्ञात शवों की अस्थियां भी यात्रा में शामिल की गई हैं। 5000 अस्थियां पूरे देश से आ रही हैं, लगभग 5000। उसमें 350 अस्थियां पाकिस्तान से आ रही हैं, 350, और अभी रुड़की से लगभग 80 अस्थियां हैं जो लावारिस हैं। वो हम जो है ठीक 12 बजे सोलानी शमशान घाट से पूरे नगर भ्रमण करते हुए 5 बजे हम कौर कॉलेज के सामने पहुंचेंगे। रुड़की क्षेत्र के अंदर जो भी लावारिस लाशें होंगी उनका संस्कार हम अपने विधि विधान से अपने खर्चे से कराएंगे। 7 तारीख में निकाली जाएगी और 12 बजे हमारे सोलानी शमशान घाट से यात्रा शुरू होगी और रुड़की के मुख्य मार्ग होते हुए हरिद्वार के लिए 5 बजे प्रस्थान करेगी। उद्देश्य यही है कि देखो, हिंदू धर्म में कहा गया जब तक अस्थियां गंगा जी में जाएंगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब लवारिस है, लवारिस का भी तो कोई वारिस बनेगा ही, तो यही बस सोचते हुए वारिस बने हुए हैं इनके। वो थान सेवा समिति वो लगभग 21 वर्षों से ये सेवा कर रही है। देश भर में जितनी भी लावारिस शव होते हैं उनकी अस्थियां एकत्र करना, उनको ससम्मान विसर्जन के लिए वो हरिद्वार लाते हैं। इस बार उनकी ये 22वीं यात्रा है। इस यात्रा में इस बार करीब 5000 अस्थियां देश भर से लाई गई हैं, जिसमें बालासोर रेल दुर्घटना के जो अज्ञात शव थे उनकी अस्थियां भी हैं और लगभग 300 के करीब पाकिस्तान से लाई जा रही हैं अस्थियां, वो भी शामिल होंगी। उत्तरकाशी में 1 साल बाद नेहरू पर्वतारोहण के खोजी दल ने हिमस्खलन के कारण हुई दुर्घटना में लापता 2 प्रशिक्षणार्थी में से 1 प्रशिक्षणार्थी का शव बरामद किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेना की हेली से हर्षिल लाया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम कर खोजी दल आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि 6 अक्टूबर को एक बैठक विद्यालय शिक्षा की बुलाई गई है। जो लोग निजी विद्यालय, बोर्डिंग स्कूल को विकसित करना चाहते हैं उनके साथ विभाग बैठक करेगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर पॉलिसी में 25% की कैपिटल सब्सिडी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के लोगों को बुलाकर हम इसके बारे में उनको अवगत कराएंगे। बंशीधर तिवारी ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आने का काम करेंगे। विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में हमने बैठक बुलाई है। जो लोग भी अजय निजी विद्यालय अगर विकसित करना चाहते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स, तो उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। और जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसमें 25% की कैपेक्स सब्सिडी है, तो उनको हम लोग बुला करके उसके बारे में बताएंगे और उम्मीद पूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग आगे आएंगे।
तिब्बत व्यापारियों के आखिरी निशानियों में से एक पालतू याक माने जाते हैं, लेकिन इन याकों की सेवा करने वाले सेवक वेतन विसंगति से परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक याक सेवक बसंत डुगरियाल को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उनको भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बसंत सिंह ने बताया कि बिना मानदेय के परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि वो इस विकट परिस्थिति में जान जोखिम में डालकर याकों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका मेहनतनामा समय पर नहीं मिल पा रहा है। वेतन न मिलने से याक सेवक काफी निराश हैं। वहीं इस संबंध में जब चमोली जिले के चीफ वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर पी नाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका मानदेय पीबीएजीपी के तहत दिया जाता है, वो योजना बंद हो गई है, लिहाजा अब दूसरे मद से जल्द कोई व्यवस्था कर बसंत सिंह को उनका एक मुश्त मानदेय दिया जाएगा। 都是嘛阿点你过你一个अकेले में गल फौजा नौकरी यन था जब लड़े लाई तभी से खतर में और हमारे नौकरी 24 घंटा और तनख्वाह देखे 4-5 हजार खाने और 4-5 हजार खाने वो भी तो महीना में दिया या 2 महीने 3 महीने में दिया साल भर नहीं मिली। तो साहब जरा अधिकारी साहब को फोटो से बोल दिया कि अरे हम भी आदम से हमारे बाल बच्चे से हाँ तो 4-5 हजार में क्यों कुछ नहीं होना। लोहाघाट के सुई गांव में पूर्व सैनिक कोच मयंक ओली ने नई पहल की शुरुआत की है। मयंक ओली लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को अग्निवीर अर्धसैनिक बल, पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। पूर्व सैनिक कोच मयंक ओली ने बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र के युवाओं और युवतियों को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग बिना किसी सरकारी मदद के दे रहे हैं। उनके ट्रेंड किए हुए 72 युवा इस समय भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों में देश की सेवा कर रहे हैं। 5 वर्षों से निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग हमारे क्षेत्र के जो युवा शक्ति है, चाहे हमारी बालिकाएं हों या बालक हों, उनको सेना अर्धसैनिक बल और रेलवे अन्य जो भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूं। अभी तक मेरी अकादमी से 72 युवाओं का भारतीय सेना व भारतीय सेना के अलग अलग जो अंग हैं उनमें उनका चयन हो चुका है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में रहता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन 1600 मीटर दौड़ भी उनकी कराई जाती है, ताकि उनका जो फिज़िकल टेस्ट है वो उस चीज़ से हम उस चीज़ को मापते हैं कि अभी बच्चे में कितना सुधार लाना है या उसकी फिजिकल एक्टिविटी को अभी हमें कितना सुधारना है। लालकुआ रेलवे स्टेशन में कंप्रेसर रूम में देर रात आग लग गई, जिसे देखकर रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। रेल कर्मियों, आरपीएफ, जीआरपी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंप्रेसर रूम में रखे लाखों रुपए के रेल उपकरण जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना मंडल मुख्यालय को दे दी गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वे डिजिटल मंदिर कॉन्क्लेव नाम के कार्यक्रम में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे थे। श्याम जाजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की असलियत सबके सामने आ गई है। पार्टी के 3 मंत्री जेल जा चुके हैं और 8 विधायकों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी सरकार से हताश है और अब बीजेपी की ओर देख रही है। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप पर श्याम जाजू ने कहा कि आपके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है, इसलिए निराश होकर आम आदमी पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इतिहास पूरा देश जानता है। दिल्ली की जनता हताश है, निराश है। उनको एक अल्टरनेट के रूप में आज कोई बचा नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर वो देख रहे हैं। इतने 2-2, 3-3 मंत्री आज जेल में हैं, 8 विधायकों पर कार्रवाई चल रही है और ये सीबीआई ने केजरीवाल जी के भी शीश महल की कार्रवाई शुरू कर दी। देश के सुप्रीम कोर्ट से भी जिनको जमानत नहीं मिल रही है, केवल अपने बचाव के लिए इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये उनको शोभा नहीं देता। कानून का दायरा सबके लिए समान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने प्रदेश में गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह में जवाब मांगा।
बता दें कि अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय में सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। विधानसभा के स्कूलों में दौरे पर रहा, जिसपे मैंने पाया कि हमारे क्षेत्रीय स्कूलों में जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को उनके अधिकार के अनुसार अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे टीचर्स ना होना, पीने का पानी ना होना, स्कूल में इंटरनेट ना होना या अन्य जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बच्चों के मौलिक अधिकार है, वो ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पाया। इसके एवज में मुझे जब लगातार अपने क्षेत्र के प्रशासन से निवेदन करने पर, पत्राचार करने पर भी कोई समाधान नजर नहीं आया, हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और मैंने एक जनहित याचिका दायर की। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जनहित याचिका में जो चीफ जस्टिस की बेंच पे लगी, उनके द्वारा सरकार को अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले पे जवाब दाखिल करने को कहा। नई दिल्ली में आयोजित रोड शो के दौरान राज्य को 19,385 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और कई कंपनियों के अधिकारियों ने निवेश प्रस्तावों के MOU साइन किए। रोड शो के दौरान राज्य को निवेश के जो नए प्रस्ताव मिले हैं, उनमें JSW न्यू एनर्जी ने 15,000 करोड़ रुपए का करार किया। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, DS ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग, ओबराय ग्रुप, रेडिशन ग्रुप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, SLMG, कोम्यूम्स, TWI, BSS ने कुल 4,385 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि अब तक धामी सरकार इन्वेस्टर्स समिट के कट एंड रेजर से अब तक करीब 47,000 करोड़ के निवेश के लिए करार कर चुकी है। इसमें 20,000 करोड़ के निवेश करार लंदन में हुए, जबकि 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों पर दिल्ली में मुहर लगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।